नमस्कार दोस्तों। हम आज इस सत्र में बात करने वाले हैं अध्यापक भर्ती परीक्षा की तिथि को लेकर और जो अभी शेष समय बचा हुआ है आगे प्रस्तावित तिथि के बीच और अब में लगभग 2 ढाई महीने का। इस दौरान आपकी तैयारी की रणनीति क्या होनी चाहिए, इन 2 बिंदुओं पे मैं बात करूँगा और उम्मीद है कि आप ध्यान से सुनोगे तो डेफ़िनेटली आपको इसका फ़ायदा भी होगा। तो मेरा आज का जो विषय रहेगा, पहला तो ये रहेगा कि अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो तिथि है, उसको लेकर क्या बवाल मचा हुआ है, वो थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, उस पर मेरा क्या मत है वो। और दूसरी जो बात देखेंगे, वो किस तरह से आगे की रणनीति हमें क्या रखनी है। कई दिन से स्टूडेंट कंटिन्यू कह रहे थे कि सर एक बार हमारे लिए लाइव आइए और हमें समझाइए। तो लाइव आने का तो वक्त नहीं था, तो वीडियो बना के आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि सरकार ने जो है RMSP ने 4-5 फरवरी 2023 को परीक्षा प्रस्तावित कर रखी है। ठीक है, और हम भी यही मान के चल रहे हैं कि ये एग्ज़ाम समय पर होगा। ठीक है, अभी कुछ दिनों से अखबार में और कई सारे छात्र नेताओं के द्वारा, बेरोजगार पदाधिकारियों के द्वारा, इन सब के द्वारा ये कहा गया है कि एग्ज़ाम समय पर नहीं होगा। ठीक है, ये क्यों कहा गया है, इसके पीछे उनका लॉजिक ये है कि अभी तक RMSB के पास में आपकी भर्ती क्लियर होके DOPT से RMSB के पास अभी तक आई नहीं, मतलब अधीनस्थ बोर्ड के पास में अभी तक वैकेंसी नहीं आई है। और जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक वो फॉर्म नहीं ओपन कर सकते। वैकेंसी आएगी, उसके बाद में 6-7 दिन फॉर्म ओपन करने में लगेंगे, फिर फॉर्म भरवाए जाएंगे, उसके बाद एक वक्त दिया जाएगा, उसके बाद एग्ज़ाम होगा। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा समय पर होना संभव नहीं है, ऐसा बेरोजगार संघ और विभिन्न सारे स्टूडेंट और मार्केट में इस प्रकार के कई र्यूमर्स फैले हुए हैं। तो इन सारे र्यूमर्स के बीच में स्टूडेंट जो है वो काफ़ी पजल हो गया और स्टूडेंट काफ़ी, यूँ कहिए कि परीक्षा की तैयारी के दौरान एक विद्यार्थी सबसे ज़्यादा संवेदनशील अवस्था में होता है। मतलब ये हुआ कि अगर उसको कुछ भी छोटी सी बात अगर बताई जाए तो वो उस बात को बड़ी गंभीरता से सुनता है और गंभीरता से लेता है। व्यक्ति लेने के भाव में होता है परीक्षा के दिनों में, क्योंकि वो चाहता है कि कहीं से भी कुछ भी जानकारी मिले तो वो हासिल करे ताकि उसका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार के र्यूमर्स जो है वो बच्चे के ध्यान को डाइवर्ट करते हैं और इस वजह से बच्चा कहीं ना कहीं घूमता घूमता हमारे पास में आता है कि सर कहीं कुछ आप आश्वासन दे दीजिए, आप बता दीजिए कि क्या हो सकता है। यद्यपि हम गवर्नमेंट में नहीं बैठे हैं, हम नीति निर्माता नहीं है, हम न शासन में हैं न प्रशासन में हैं, हम शिक्षा विभाग में हैं, शिक्षक हैं और एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों के साथ में खड़े हैं एक मार्गदर्शन देने के लिए। तो हमें किसी भी प्रकार की कोई ऑथेंटिक जानकारी नहीं रहती, परंतु हम हमारे एक अनुभव से, एक इनसाइट से आपको अपने आइडियाज़ दे सकते हैं ताकि आप अपनी संशय को, अपने संदेहों को दूर करके और ध्यान के साथ पढ़ सको। तो पहली बात कि परीक्षा टाइम पे होगी कि नहीं होगी, ये भी मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ ज़रूरी बातें। देखिए विद्यार्थियों, सबसे बड़ी बात, पेपर टाइम पे होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं कह सकता और इवन अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RMSB भी ये बात नहीं कह पाएगा। अभी कोई भी ये नहीं कह सकता कि एग्ज़ाम अध्यापक का टाइम पे होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें इतनी बात ज़रूर है कि एग्ज़ाम होगा ज़रूर और बड़ी वैकेंसी है, होगा ज़रूर। और इस गवर्नमेंट का यह आखिरी वर्ष है 2023 और आपको ठीक से पता है कि 2023 के आखिर में चुनाव है और चुनावों से पहले इनको इस वैकेंसीज़ को पूरी करके नियुक्ति भी देना है। आपने 4 साल से वेट किया है, मैं बहुत अच्छे से इस बात का गवाह हूँ, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूँ इस बात का। तो 4 वर्षों से आप लगातार इंतज़ार कर रहे हैं और कई बार परीक्षाएँ रद्द हुई, आगे गई, पेपर आउट हुए, पता नहीं कितना कुछ मानसिक दर्द आप लोगों ने सहन किया। शायद ही किसी वर्ष के स्टूडेंट ने इतना किया होगा जो कि आपने 19 से लेकर और 22 के बीच में किया है। क्योंकि
19 से 22 के बीच में केवल L1 को नियुक्ति हुई है। L2 के साथ तो बड़ा यूँ कहिए कि कुठाराघात हुआ। पहले पेपर रद्द हुए, वापस हुआ नहीं, उसके बाद में भी पोस्ट कम की गई। बहुत सारी चीज़ें जो है वो झेली है आप लोगों ने, आपने झेली है, हमने देखी है आपको झेलते हुए। तो आप लोगों को बस इतना कह सकता हूँ कि पेपर कब होगा ये मुझे नहीं पता। मैं 4-5 फरवरी को ही मान के चल रहा हूँ, और क्यों चल रहा हूँ वो भी मैं आगे बात करूँगा। लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि 2023 के इसी वर्ष में इस रीट प्रक्रिया, इस अध्यापक भर्ती प्रक्रिया को अंतिम रूप देके नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। ये बात आप इस वीडियोस को कट करके भले अपने पास में रख लेना और मुझे बताना कि सर आपकी बात झूठी सिद्ध हो गई। लेकिन होगी नहीं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसी वर्ष ये प्रक्रिया पूरी होगी। तो आपने पीछे 4 वर्ष तक इतना स्ट्रगल देख लिया है, तो आगे 1 साल की और बात है। 1 साल मतलब ज्वाइनिंग तक की मैं बात कर रहा हूँ। तो कम से कम इतने समय को भी बढ़िया तरीके से भुना लो। बाकी तैयारी के अलावा आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते, न सरकार को परीक्षा करवाने के लिए मजबूर कर सकते, न परीक्षाओं की धांधलियों को आप दूर कर सकते, न आप है वो एक प्रकार से प्रक्रियाओं को तेज कर सकते। आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत ही आपका एकमात्र विकल्प है, एकमात्र यूँ कहिए कि अपना गुस्सा निकालने का स्रोत है। और कोई तौर तरीका आपके पास नहीं, ना हमारे पास में कुछ है। तो 1 साल के अंदर, आगामी 1 साल में इस भर्ती प्रक्रिया को नियुक्ति तक पहुंचाया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। इसलिए अभी आपकी अगर परीक्षा की तरफ परीक्षा से ध्यान डाइवर्ट हो रहा है या तैयारी से ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, तो आप बहुत गलत करने जा रहे हैं। क्योंकि अब वो क्षण आ गए हैं, अब वो समय आ गया जब इस चीज़ को अंतिम रूप दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको और मजबूती के साथ में लगना चाहिए। देखिए, 4 और 5 फरवरी को परीक्षा होने के पूरे आसार है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्यों मान के चल रहा हूँ? क्योंकि हमारे राजस्थान में एक परंपरा बनी हुई है कि 45 डेज दिए जाते हैं। ठीक है, कब से? फॉर्म स्टार्टिंग की फर्स्ट डेट से। आप ये मत सोचना कि आखिरी डेट, फॉर्म स्टार्ट का जो डेट है, मान लेते हैं कि आज 30 नवंबर है, मान लेते हैं कि 10 नवंबर को अगर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो भी आप 10 दिसंबर को अगर भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट होती है, तो भी आप मान के चलिए कि 50 और 5 55 दिन हो रहे हैं। अगर 20 दिसंबर को भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, तो भी 45 दिन पूरे होते हैं। तो 20 दिसंबर से पहले तक कभी भी अगर फॉर्म स्टार्ट हुए, तो सरकार जो है वो आपके, यूँ कहिए कि ये आप नहीं कह सकते कि हमें 45 डेज का समय नहीं मिला। क्यों? क्योंकि समय रीट के रिजल्ट के बाद ही मिल गया था। और आपके पास में ये बहाना नहीं होगा कि हमें समय नहीं दिया गया। समय तो रीट का रिजल्ट आए हुए भी टाइम हो गया, और आपको आराम से समय सब कुछ मिल गया ऑलरेडी। तो 20 दिसंबर तक भी भर्ती प्रक्रिया शुरू होती है, तो 20 से आपके दिसंबर से लेकर 20 जनवरी तक फॉर्म भरवा के भी परीक्षा करवा सकते हैं। करवाने वाले करवा सकते हैं, हालांकि ऐसा इतना होता नहीं। वैसे 20 दिसंबर का समय भी नहीं लगेगा, क्योंकि आगामी चीज़ें बहुत तेज़ हो सकती है। तो अगर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर ये होता है तो 4-5 फरवरी को परीक्षाएं हो जाएगी। ठीक है, अब अगर सरकार की नीयत में खोट है, और फिर अगर इसको थोड़ा सा लेट करते हैं, तो कितना लेट होगा? फरवरी लास्ट वीक तक जाएगा। 1% भी माने कि अगर एग्जाम आगे जाता है, तो कितना जाएगा? 4-5 फरवरी की जगह 20 फरवरी होगा, या मार्च का फर्स्ट वीक होगा, क्योंकि 12-15 मार्च से इसके बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट होते हैं। तो 10 मार्च तक कभी भी परीक्षा करवाई जा सकती है। ठीक है, तो 1 महीना आप सोचो कि 1 महीने का गैप रहेगा। 1 महीना होता क्या है? ये नवंबर कैसे निकला? आप अपने घर जाके टेबल पे बैठ के देखना कि 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपने क्या किया है। ये साल निकल गया पूरा 22 का। हम साल के आखिरी माह में आ गए। 30 दिनों में कुछ भी नहीं होता है, अगर अपन ये सीरियसली माने तो। इसलिए अगर 15 दिन ऊपर नीचे होता भी है ना, तो भी आप ये ना सोचे कि परीक्षा पता नहीं कब होगी, कितनी चली जाएगी। कुछ नहीं होगा। एग्जाम 4-5 फरवरी को ही होगा, और फिर भी अगर यहाँ कोई गड़बड़ी होती है, तो मैक्स टू मैक्स 1 महीने का आपके उतार चढ़ाव आ सकता है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो 1 महीना जो है अगर होता है, तो आप इसको और पॉजिटिव लीजिए, क्योंकि बड़ा सिलेबस था और एंड टाइम पे चेंज किया था। तो इस सिलेबस को तैयार करने में अभी जो समय मिला है वाकई में पर्याप्त नहीं है। तो अगर 1 महीना आगे बढ़ता है, तो मैं मानता हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से कोर्स पूरा करने में, रिवीजन करने में, अभ्यास करने में एक मदद मिल जाएगी।
तो 1 महीना आगे पीछे होने से आपको फ़ायदा ये है, नुकसान कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें ये मान के चलना है कि पेपर 4 या 5 फरवरी को ही है। आप किसी की भी बातों में आके अपनी तैयारी को ठंडा ना करें, क्योंकि एक बार बैठ जाने के बाद यात्रा बड़ी मुश्किल से स्टार्ट होती है और बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। जब तक शरीर गर्म है, चलते रहो और डेफ़िनेटली अगर पेपर टाइम पे होगा तो आप लीड में रहोगे। अगर टाइम पे ना हो के 1 महीना आगे भी चला गया, तो पीछे 4 साल से इंतज़ार कर ही रहे हो तो 1 महीना और सही। इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है? ज़िद्दी बनना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िद जो होती है ना, वो हासिल करवाती है, चीज़ों को आपसे मिलाती है। तो पीछे 1 महीना जो है वो आप डेफ़िनेटली आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा अगर ऐसा होता है तो। मैं अपनी बात पे 4 या 5 फरवरी पे ही अडिग हूँ। मैं मेरे स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ, क्लासरूम में कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ कि परीक्षा 4 या 5 फरवरी को होगी, ये बात आप तय मानकर चलिए। फिर भी अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोई ऐसी क्योंकि सेकंड लेवल की सीट बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है और वो बढ़ेगी वगैरह होगी, सारी चीज़ें होगी, तो 1 महीना इधर-उधर कर सकते हो आप। इससे ज़्यादा नहीं होगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। तो 1 महीने में बढ़िया है ना कि आप 4-5 फरवरी का टारगेट लेके चलोगे ना, तो आप 4-5 जनवरी को कोर्स पूरा करोगे। 4-5 फरवरी तक आप एक बार रिवीजन करोगे। अगर 1 महीना आगे और बढ़ गया तो फिर 2 बार और रिवीजन हो जाएगा। तो आप इसको पॉजिटिव वे में लीजिए और बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी को और गति दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, आप है ना, मुझे कई बार ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि एक गंभीर स्टूडेंट इस कमेंट्री में फँस कैसे जाता है। हाँ, एक सीरियस स्टूडेंट को इस प्रकार की बोल बच्चन कमेंट्री से बचना चाहिए कि परीक्षाएँ आगे बढ़ेगी, ये होगा, वो होगा। अगर आपके दिमाग में ये भंवर चल रहे हैं, तो आप पढ़ कैसे लेते हो? इसलिए ध्यान पढ़ाई पे दीजिए, पॉलिसी मेकर्स वाले काम हमें नहीं करने चाहिए। अगर आप इस स्थिति में रहोगे, पेपर कब होगा, ये काम अपना नहीं है। हम देखो, विद्यार्थी और शिक्षक का काम होता है पढ़ना और पढ़ाना, और नीति निर्माताओं का काम होता है ये सारी चीज़ें सेट करना। ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए, अपने सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अपने सोचने से होता तो इन 5 सालों में 3 भर्तियाँ पूरी हो जाती। हुई, हमने कितनी बार सोचा था, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने सोचने से। इसलिए आप इस तिथि को मान के ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, और बाय द वे 1 महीना आगे नीचे हो भी जाता है, तो उसको पॉज़िटिव लीजिए, उसमें 2 बार और सिलेबस से आप उसको रिवीज़न कर सकते हो। ये तो बात होगी भर्ती परीक्षा की। मैं मान के चल रहा कि अगर 20 दिसंबर तक भी अगर फॉर्म आ गए, तो भी आप देखना पेपर उसी दिन करवा देंगे, और थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का, इससे ज़्यादा कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा। इतनी बात मैं कहूँगा एग्ज़ाम परीक्षा तिथि को लेके, इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, ठीक है? समझने वाले इस बात में समझ जाएँगे। कई मेरा विरोध भी करेंगे कि आप कैसे कह सकते हो, आप किस बेस पे कह रहे हो, आपके पीछे मेरे पास कोई आधार नहीं है, मेरे पास कोई स्रोत नहीं है। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक अनुभव और एक इनसाइट, मेरी सूझ जो है उसके बेस पे कह रहा हूँ। हो सकता है मेरा आइडिया गलत भी हो सकता है मेरा आइडिया सही भी हो। लेकिन ध्यान रखना, गलत होगा या सही होगा, दोनों मामलों में आपके लिए पॉज़िटिव होगा। मैं इतना समझता हूँ बस। इस वजह से मैं खुलेआम आके बोल देता हूँ कि एग्ज़ाम टाइम पे होगा। और अभी तक के रुझान आप मेरे को जानते हो, पिछले 5-6 साल से। कोई कट ऑफ के मामले में थोड़ा बहुत कभी-कभार इधर हुआ तो पता नहीं। ऑलमोस्ट हर टाइम ये चीज़ें हुई है कि मैंने एग्ज़ाम को टाइम वगैरह बताया है, तो लगभग वही चीज़ें हुई है जो मैंने ऑलमोस्ट बताई थी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई भगवान हूँ, लेकिन एक अनुभव है हमारे पास में। युवा तेज़ भाग सकता है, आप गति बढ़ा सकते हो, लेकिन रास्ता अनुभव ही दिखाता है। हम कहीं पर भी जाते हैं ना, बारात में भी जाते हैं ना, तो 4 वरिष्ठ लोगों को हम आगे बिठाते हैं ताकि वो अपने को रास्ता दिखाएँगे, ताकि वो हमारी पूरी व्यवस्थाओं को समझेंगे, ताकि वो अपना कोऑर्डिनेट करते हैं, लोगों से बात कर सकते हैं। इसलिए हम लोगों का काम है आपको रास्ता दिखाना, वो काम है बड़ा बेहतरीन ढंग से हम करने का प्रयास कर रहे हैं। हम डेली-डेली लाइव इसलिए नहीं आते कि आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, आप जिस स्ट्रेटजी से चल रहे हैं उसको डिस्ट्रैक्ट ना हो आप, इसलिए हम लाइव भी मैं नहीं आता। आप सोचो 1 महीने में 1 बार मैं सिर्फ़ इसलिए आता हूँ, ताकि आप जिस रणनीति से चल रहे हैं और मैं लाइव आके कोई नई बात बोल के गया और आप चेंज करते हो, तो डेफ़िनेटली आपको ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। इसलिए मैं हर दिन ना आके, आप बहुत ज़्यादा आग्रह करते हो तभी मैं आता हूँ, इसलिए इससे पहले आता भी नहीं हूँ। मेरा यही रहता है कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई कीजिए, ठीक है? तो ये तो बात हो गई परीक्षा की तिथि को लेके, और आप इसको ही मान के चलिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई
10-15 दिन का ऊपर नीचे होता है तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ये मैं पुख्ता कह सकता हूँ आपको। अब बात आती है रणनीति की, आपको किस तरह से आगे के समय को व्यवस्थित रूप से करना है। देखो 3 चीज़ें हैं, आप अपने पूरे सिलेबस को 3 भागों में बाँट लो, ठीक है? एक तो आप राजस्थान का अध्ययन, इसका बहुत बड़ा रोल है, चाहे आपके L1 हो, चाहे वो आपके L2 हो। आपके पूरी दिनचर्या का एक हिस्सा आपको राजस्थान अध्ययन में देना है। राजस्थान अध्ययन का मतलब क्या हुआ? राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजस्थान की समसामयिक, राजस्थान का जीके जो है वो सब। आपको अपने पूरे दिन का एक हिस्सा, चाहे 3 घंटे हो, चाहे 2 घंटे हो, चाहे 4 घंटे हो, ये आपको इधर देना है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये यूनिफ़ॉर्म बात नहीं है, मतलब ये हुआ कि सभी के ऊपर लागू नहीं होती। कई बच्चों का राजस्थान अध्ययन बहुत अच्छा है, मतलब राजस्थान जीके बहुत अच्छा है, तो वो भले थोड़ा कम टाइम दे, लेकिन किसी का कमज़ोर है वो थोड़ा ज़्यादा टाइम दे, बट टाइम सभी को देना है, ठीक है? दूसरा जो भाग है वो आप बाँट लो शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड, ठीक है? आप पूरे दिन का एक भाग राजस्थान अध्ययन, मैं मटेरियल पे बात नहीं करूँगा क्योंकि वो हम कई बार कर चुके हैं और अभी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसके पास में मटेरियल नहीं है। सबके पास में अपना मटेरियल हो चुका है। अब मैं नया मटेरियल ना तो नाम बताऊँगा, ना कोई सजेशन दूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप अपने मटेरियल को छोड़ के किसी नए मटेरियल पे अभी जाएँ, ताकि पूरा का पूरा गड़बड़ हो सकता है। इसलिए मैं कोई मटेरियल का नाम नहीं दूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपके पास में जो मटेरियल है वो बेस्ट है। उस पे विश्वास कीजिए, उसी को ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि हर मटेरियल से, हर सामग्री से उतने ही सवाल आते जितनी दूसरी सामग्री से आते। बस आपका पढ़ने का तरीका मैटर करता है कि आप उसमें से कितने प्रतिशत अंक हासिल करते हो। 80-90% सवाल आप देखना हर जगह से आते हैं। फिर किसी के वही पढ़ के कोई फेल हो जाता है, कोई वही पढ़ के पास हो जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपको मटेरियल पर ज़्यादा माथापुड़ी नहीं करनी। आपने जो सेलेक्ट कर रखा है उसी को ठीक से पढ़िए, सिलेक्शन उसी में छुपा हुआ है, ठीक है? ज़्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए आपके पास में। तो एक दिन का भाग शिक्षण विधियाँ, मनोविज्ञान और आईटी, इसको देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये भी एक बड़ा रोल है आपके यहाँ पे। आप कितना देते हो, चाहे 3 घंटे दो, चाहे 2 घंटे दो, चाहे 4 घंटे दो। ये क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जिसका भी ये बहुत अच्छा है वो 2 घंटे दे दो, जिसका कमज़ोर है तो 3 घंटे दे दो, जिसका बिल्कुल कमज़ोर है वो 4 घंटे दे दो, बट देना ज़रूर है। सामान्य अध्ययन हो गया, टीचिंग मेथड, मनोविज्ञान, आईटी हो गया। इसको कैसे दे सकते हो? शिक्षण विधियाँ पहले स्टार्ट कर लो सारे सब पार्ट्स की, शिक्षण विधियाँ हुई, फिर मनोविज्ञान को देख लो, मनोविज्ञान हुआ फिर आईटी को देख लो, 10 दिन बाद देख लो, फिर इसी को साइकिल सिस्टम से चलने दो। ऐसा कैसा राजस्थान के साथ कर लो। तीसरा जो भाग आपको बाँट लेना है वो अपना विषय। क्या विषय? L1 में है तो आपके कई विषय हैं, L2 में भी सामाजिक का अपना विषय है, विज्ञान का अपना विषय है। विषय को बाँट लो और विषय को भी आप मिनिमम 3, 2, 4 इस प्रकार से टाइम दे दो। किसी का विषय बहुत अच्छा है तो 2 घंटे, 3 घंटे दे दो, कमज़ोर है थोड़ा-सा तो 4 घंटे दे दो। ये आपकी अपनी क्षमताओं के आधार पर आपको तय करना है कि किसको कितना समय देना है, ठीक है ना? तो 3 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे जैसा आपको ठीक लगता है, आपकी कैपेबिलिटी के बेस पे आपकी ग्रास्प कैसी है, आपके किस सब्जेक्ट कितना अच्छा है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है आपकी, या आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, उसके बेस पे आप टाइम दे दो। 3 पार्ट कर दो, मेरे हिसाब से सारा इसमें आ गया, ठीक है? विषय, विधियाँ और राजस्थान अध्ययन, इस तरह से चलिए आप, ठीक है? पूरे दिन को हम ऐसे करके चलेंगे ना तो पूरा 300 अंकों का सिलेबस एक साथ चलेगा, और अगर एक साथ चलता है तो अंदर से कॉन्फिडेंस बना रहेगा, हम व्यस्त रहेंगे तो इन चीज़ों पे सोच नहीं पाएंगे। ये सब अच्छा सा करते जाइए। अगर आप सिलेबस अच्छे से कर चुके हैं, आपको लगता है कर चुके हैं, तो फिर टेस्ट भी दीजिए। टेस्ट तभी दो जब आपका सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका हो, क्योंकि आप अगर सिलेबस नहीं हुआ और फिर टेस्ट दे रहे हो तो एक नुकसान हो सकता है कि आप थोड़ा-सा एक निचोड़ नहीं निकल पाएगा, टेस्ट सीरीज़ के उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएँगे। इसलिए कोशिश ये करो कि एक आध बार कोर्स हो जाता है, फिर टेस्ट दीजिए। अच्छा, टेस्ट के अकॉर्डिंग मत चलिए आप अपने अनुसार कोर्स पूरा कीजिए। बस जैसे ही टेस्ट का शेड्यूल होता है, 7वें दिन एक टेस्ट दे के आना, बस उसको लाइटली मूड में लेके आ जाओ। उसके लिए बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? टेस्ट दे दो। टेस्ट के पीछे उद्देश्य ये नहीं होता कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। टेस्ट के पीछे उद्देश्य ये भी नहीं होता कि उसके सवाल आपकी परीक्षा में आएंगे। टेस्ट का उद्देश्य बेसिकली ये होता है कि आप किस तरह से प्रश्न को अटेंड करते हो। अटेंड करने की तकनीकी विकसित होती है।
4 ऑप्शन में से 3 विकल्प को एलिमिनेट करने की विधि विकसित होती है। इसके साथ-साथ आपके टाइम का मैनेजमेंट होता है, प्रश्नों की प्रकृति समझ में आती है। टेस्ट को आप इन उद्देश्यों में लीजिए, ऐसे मत लीजिए कि इसके सवाल हूबहू परीक्षा में छपेंगे, कभी नहीं छपता। इसका स्कोर कहीं मायने नहीं रखता, आप भले इसमें टॉप कर लो, चाहे 0 पे आ जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस हर टेस्ट में अच्छा करते जाओ, प्रश्नों को समझिए, उसके विकल्प को समझिए, टाइम मैनेजमेंट को समझिए, इन सारी चीज़ों को समझिए। इसलिए कह रहा हूँ कि एक बार सिलेबस होने के बाद में टेस्ट दे दीजिए, फिर टेस्ट के शेड्यूल से चलना ज़रूरी नहीं है। आप अपने शेड्यूल पे चलिए, बस हल्के मन में जाके लाइट मूड में आराम से टेस्ट दे के आ जाइए। ये चीज़ें और कर लो, ठीक है? इससे क्या होता है कि थोड़ा-सा आपको पेपर करने के तरीके हैं वो आ जाते हैं। तो ये इसके बाद कर लो और रिवीजन भी करते रहो साथ-साथ में। मैंने कहा ना, ये सब साइकिल सिस्टम में चलाओ। साइकिल सिस्टम क्या होता है? इतिहास पढ़ लिया, संस्कृति पढ़ लो, संस्कृति पढ़ लिया, भूगोल पढ़ लो, भूगोल पढ़ लिया, करंट पढ़ लो, करंट पढ़ लिया, वापस ये पढ़ लो। अच्छा, इसमें शैक्षणिक परिदृश्य भी आप इसमें डाल सकते हो, शिक्षण विधियों में डाल सकते हो, है ना? शैक्षणिक परिदृश्य भी डाल सकते हो। तो इस प्रकार से साइकिल में चलोगे तो रिवीजन अपने आप साथ में चलता रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कंटेंट जो है आपका, आपने जो मटेरियल अपने पास में रखा है वो लिमिटेड रखो। जो चयन कर लिया वही रखिए। मार्केट से नई-नई किताबें लाके उसमें फंसो मत। यकीन मानिए कि हर सामग्री से 80-90% सवाल आ जाते हैं। फिर आपको नए-नए मटेरियल से क्या मतलब है? और कोई भी किताब रिजल्ट तब देती है जब हम उसको 3-4 बार ठीक से पढ़ते हैं। नई-नई किताबें लाते जाओगे तो फिर आप कैसे 3-4 बार उसको पढ़ोगे? फिर आपका ध्यान तो डाइवर्ट होता रहेगा। तो बेहतर है कि अपनी सामग्री पे विश्वास रखिए और बढ़िया से उसको तैयार कीजिए, डेफ़िनेटली बढ़िया होगा। कोई कोचिंग के नोट्स आप पढ़ रहे हैं, फिर कहते हो कि सर मुझे इस पे विश्वास नहीं हो रहा, तो गलत है। कोचिंग क्यों करी फिर आपने? विश्वास के साथ की थी तो उसको चलने दीजिए। अच्छा, राजस्थान बोर्ड में भी आपको दिक्कत आ रही है कि सर राजस्थान बोर्ड में कंटेंट बहुत कम दिया हुआ है और पता नहीं बोर्ड के पेपर तो कठिन आते हैं, ये सारी चीज़ें क्या भी सुनने को मिल रही है। तो ऐसा है कि जो भी राजस्थान अध्ययन 8वीं 12वीं तक की जो किताबों से जो कंटेंट मिल रहा है उसको तैयार कीजिए। और इसके अलावा आपको लगता है कि इसमें इस पार्ट में बहुत कम दिया हुआ है तो एक आधी पास में गाइड या कोई किताब ही रख लोगे तो भी कोई नुकसान वाली बात नहीं है। कोचिंग वोचिंग कर रखी है तो उसके कंटेंट भी देख लो, टाइम पड़ा है अभी तक। अगर इन चीज़ों में फंस गए तो आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाएगा, ठीक है? और इन्हीं बातों के साथ मैं बिंदु को ख़त्म करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। ये वीडियो स्पेशली अध्यापक भर्ती के लिए है और लास्ट में क्लेरिफिकेशन दे देता हूँ। ये बातें आपको ऊपर मैं थोप नहीं रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बातें ठीक है तो अनुसरण करना, आपको लगता है कि इससे बढ़िया मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ तो वो चलने देना, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान सिर्फ़ और 4 और 5 फरवरी पे रखिए। बाकी इन सारी वाद-विवादों से दूर रहिए, फालतू उलझिए मत, सुलझे हुए ठंडे मन से, शांत दिमाग से और व्यवस्थित तरीके से तैयारी करती जाइए। डेफ़िनेटली रिज़ल्ट आपके पास में होगा और हर बार की तरह इस बार भी कह रहा हूँ, माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती और कभी नहीं रखती, ठीक है? पुनः धन्यवाद।